एमक्यूएम लंदन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आमने सामने। एमक्यूएम में इख्तलाफात, फारूक सत्तार कहां चले गए, बहुत याद आ रही है। बहुत अहम खबर आपके सामने शेयर करनी है। और मोहब्बत में गिरफ्तारी या फिर कुछ और मामला। एक मुल्जिम सिंध हुकूमत से पकड़ा नहीं जा रहा, लेकिन जो पकड़ा गया वो फरार हो गया। वो कौन सा मुल्जिम है कि जो फरार होने में कामयाब हो गया। और याया खान पार्ट 2 किसे करार दिया जा रहा है। ये जो मुज़ाकरात खेला जा रहा है, उस खेल का खिलाड़ी कौन है। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। बहुत अहम और बहुत बड़ी बड़ी खबरों के साथ आपके साथ शरीक गुफ्तगू। और हमेशा आपसे ये दरख्वास्त करता हूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। आइए बड़ी अहम और तहलका अंगेज खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सबसे अहम बात, बार बार जहां जाता हूं वहां जिक्र होता है और मुझसे बार बार इस बात को पूछा जाता है कि आखिर इमरान खान के मुज़ाकरात का मामला कहां पहुंचा और किस तरीके से पहुंचा। आइए मैं पहले आपको इस बात का बड़े ही अपनी तहकीक की बुनियाद पर जवाब दे देता हूं और उसके बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाता हूं। सबसे अहम बात यह है कि तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात कहां हो रहे थे। यह बहुत बड़ा सवाल है। तहरीक इंसाफ 2 जगहों पर मुज़ाकरात कर रही थी। पहले मुज़ाकरात वो कर रही थी पाकिस्तान की मुक़्तदरा कुव्वतों से और पाकिस्तान की दर हकीकत इस्टेब्लिशमेंट से वो मुज़ाकरात कर रहे थे। और फिर दुनिया को दिखाने के लिए और कारकुनान को बताने के लिए वो मुज़ाकरात कर रहे थे हुकूमत के साथ, जो हुकूमत खुद राना सनाउल्लाह ये फरमाते हैं कि हम तो बेख्तियार लोग हैं। तो कड़ी है कि अगर पहली जगह से आप क्लच दबाएंगे तभी जाकर घेर लगता है। वो पुरानी स्कूटर और पुरानी गाड़ियां हम चलाने वाले लोग हैं तो आपको पता है कि जब पहले क्लच दबाया जाता है फिर ही घेर लगता है ना, उससे पहले तो घेर लग ही नहीं सकता। तो क्लच दबाने का मतलब ये था कि उसे एस्टैब्लिशमेंट के साथ किया जाए और घेर लगाने का काम बाद में हुकूमत के साथ वो करवाया जाए। मगर मसला ये हुआ कि जैसे क्लच प्लेट पर पाँव रखा तो क्लच पर पाँव रखने के साथ ही जो है मसला ये हुआ, या हाथ से आप क्लच दबा रहे हो या गाड़ी में आप पाँव से दबा रहे हो, मसला ये हुआ कि क्लच दबाते ही जो आपका गियर है वो क्लच भी रुक गया और गियर भी रुक गया। ज़ाहिर क्लच आपका ख़राब हो गया तो गियर भी ख़राब हो जाएगा। हुआ कुछ ऐसा ही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात का मामला ख़त्म हो गया। यूँ समझिए कि तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और जैसे ही इस्टेब्लिशमेंट के साथ ख़त्म हुआ तो वो मामला यहाँ पर भी आकर रुक गया। इसी वजह से मैं आपको ये शॉट देख लीजिए, या अगर मैं आपको चीज़ें दिखा सकता हूँ कि PTI के ऑफिशियल प्लेटफार्म से एक बार फिर पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को याया खान पार्ट 2 करार देकर ट्वीट्स होना शुरू हो चुकी है। और इसकी वजह यही है, ये जो आपको तब्दीलियां रोनुमा होती हुई नजर आ रही है तहरीक इंसाफ के अंदर, ये भी उसी सिलसिले की कड़ी है। कुछ लोगों की ख्वाहिश ये कि तहरीक इंसाफ फौरी तौर पर एक तसादुम की कैफियत में जाए, और मेरी इत्तलात यह है कि तहरीक इंसाफ तसादुम की कैफियत में जाएगी, लेकिन इस साल के वस्त में, और मेरी इत्तलात के मुताबिक अप्रैल और मई के अंदर वो तसादुम में जाएगी। अभी जो भी मामलात होंगे वो ठंडे ठार रहेंगे। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि जो हुकूमत की मुज़ाकराती टीम थी वो बेख्तियार थी। अब मैं इसकी बहुत अहम बात बता रहा हूँ, और ज़ाहिर है उसकी कोई हैसियत भी नहीं थी। 28 जनवरी को जो मुज़ाकरात की तारीख़ थी, उस तारीख़ को कोई मुज़ाकरात नहीं होने थे, तहरीक इंसाफ ने मना किया हुआ था। तो इसलिए ज़ाहिर कमेटी का बैठने का भी जवाज़ नहीं बनता था। अब आप सोच रहे होंगे मैं बात को यहाँ तक क्यों लाया हूँ और उस बात को बड़ी खबर के साथ कनेक्ट करने की वजह क्या है। कनेक्ट करने की वजह यह कि अब इसको मैं लेकर आऊँगा कराची तक, और किस तरह कराची तक लाऊंगा ज़रा इस बात को सुनिए। यानी कि जब ये मुज़ाकरात नहीं होने थे तो ज़ाहिर 28 जनवरी को कमेटी ही नहीं बैठनी थी, और मालूम था सबको। अब उस पर सब मौजूद हो ना मौजूद हो वो कोई बात ही नहीं, जब उनको आना ही नहीं था, और ये बात सबको पता थी कि कमेटी नहीं बैठेगी। अब हुआ ये कि इस कमेटी का एक बहाना बनाया गया। आज तारीख़ है, तारीख़ आप जहन में रख लीजिए, आज तारीख़ 29 जनवरी, वक्त हो रहा है 5:55 जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज सुबह
के वक्त जब मैंने जंग अखबार उठाया तो जंग अखबार के मेन पेज पर एक सुर्खी वो लगी थी जो कि मेरी खबर थी, मेरी खबर थी और मेरी खबर थी, और जो अब तमाम टीवी चैनल्स और बड़े अखबारात उठा रहे हैं। और वो ये खबर थी कि जनाब एनक्यूएम में ताल्लुकात अबतर हैं। अब आप बात कर रहे होंगे कि मैं 28 जनवरी की जो बात कर रहा था मुज़ाकरात की, उसका इसके साथ क्या लिंक है, बताता हूँ। ज़रा गौर से सुनिएगा, फिर आपको पूरी कहानी समझ में आएगी कि इस मामले का इस मामले के साथ क्या ताल्लुक है। अब आज सुबह के वक्त जब मैंने अखबार उठा के देखा तो जंग अखबार के फ्रंट पेज पर नीचे की तरफ लिखा हुआ था कि एनक्यूएम में इख्तलाफात, मामूली इख्तलाफात। चलिए, आप इतने बड़े बड़े अखबारात के पास खबर नहीं होती, खबर हमसे ही उठा लेते हैं, तो ज़रा तस्दीक भी कर लिया करें कि ठीक खबर थी कि नहीं थी। अच्छा, अब इन्होंने अपने किसी सोर्स से पता किया होगा जंग अखबार वालों ने, तो इनको ये कहा गया कि जनाब ये इख्तलाफात है और कारकुनान की ख्वाहिश ये है, सुनिएगा, कारकुनान की ख्वाहिश ये है कि ये तीनों लोग यानी कि खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार बैठ कर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गए कि जी हमारे दरमियान तो कोई इख्तलाफात है ही नहीं और सब सेट हो जाए। अच्छा, मैं आपको इसकी पूरी कहानी बता चुका हूँ। ये जंग अखबार लिख रहा है फ्रंट पेज पर। अब इन्हें जाहिर है, अब आप समझ जाइए खबर आई कहाँ से होगी कि जनाब ये तीनों बैठ गए, और तीनों इसलिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया गया था उसमें इसलिए नहीं बैठ सके कि फारूक सत्तार साहब यहाँ थे नहीं, और फारूक सत्तार साहब 28 जनवरी को जो तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात होने थे उस कमेटी में शिरकत की वजह से वहाँ पर मौजूद नहीं थे। अब आपको खबर का सोर्स समझ में आ गया होगा कि खबर कहाँ से निकली है और ख़बर में कितनी हकीकत है, ये भी आपको समझ में आ गई होगी। दर हकीकत मैंने आपको बताया था कि जो वो क्या कहते हैं, हमारे यहाँ पर अक्सर वो क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वो शानी क्या कहते हैं, वो शाफ़ी अल काफ़ी, वो जो दवाई पिलाते हैं जब हम, अल्लाह शाफ़ी अल्लाह काफ़ी, शानी ने कहा ना, अल्लाह शाफ़ी अल्लाह काफ़ी। तो वो जो दवाई पिलाते हुए वो शफ़ा मिल जाए उनको, तो अल शाफ़ी अल काफ़ी की वो दवाई जो पिलाई जाती है, ज़ाहिर है अब वो मैंने कल भी कहा था कि वो दवाई जो है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं थी और फिर मामला हो गया। तो खैर उसकी वजह ये नहीं थी डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते तो हो सकती थी, कम्युनिकेशन में चले गए। एक बात याद रखिएगा, इन तीन के जो भी इख्तलाफात के मामलात हैं ये ताहाल हल नहीं हुए। अब ये कहा ज़रूर जा रहा है कि जनाब मैं इस वक्त जब तकरीबन 6 बजने वाले हैं, इस वक्त तक जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस का अभी तक मेरे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। अभी तक ये मामला जो है वो हल नहीं हो सके, किसी एक फार्मूले पर नहीं आ सके, और ये जो जंग अखबार ने ख़बर लगाई है ये अधूरी और वन साइडेड ख़बर है। मैं इसे चैलेंज कर रहा हूँ और ये सिर्फ यहाँ वहाँ से पूछी गई और एक सोर्स से पता की गई ये ख़बर है, और वो सोर्स कौन सा ये भी मुझे पता है कि कहाँ से खबर निकली है। तो दर हकीकत ये मामला तो हल नहीं हुआ, और वो जो 28 जनवरी को तहरीक इंसाफ के मामला थे ये तो बहाना है। तेरे घर आना था, सही है, रास्ता पूछना तो सिर्फ बहाना था। ये सुना है ना आपने, तेरे घर ही आना था, रास्ता पूछना तो सिर्फ बहाना था। तो ये बहाना था कि जनाब वो 28, जिस तरीके से तहरीक इंसाफ इस वक्त बहाना कर रही है, इस तरीके से बहाना था, इसका ताहाल ये मामला नहीं हो सका। अब आइए दूसरी बड़ी खबर की तरफ आता हूँ, और वो जो मैं कह रहा था लंदन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी कि एनक्यूएम लंदन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आमने सामने कहाँ हुए, क्या टकराव हुआ है, इस पर गुफ्तगू करने से पहले मैं इस मौजू पर आता हूँ। तफसीली खबर है इसकी क्योंकि बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन 2 खबरें मुझे देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो बात करना बहुत ज़रूरी है। कराची शहर में क्राइम बढ़ता जा रहा है, और ये क्राइम में ना लोगों को सज़ा हो पा रही है, ना पकड़े जा रहे हैं, और वो क्राइम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एक शख्स कि जिस पर तकरीबन 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक की चोरी डकैती के इल्ज़ामात थे। अब ये बात तो अक्सर कही जाती है ना कि कराची शहर में ज़्यादातर लोगों का जिन्हें पकड़ा जाता है उनका ताल्लुक़ कराची शहर से नहीं होता, वो कहीं बाहर से होते हैं, और जब वो बाहर से होते हैं, जब उन्हें पकड़ा जाता है तो एक तो उनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं होता और वो अपनी कोई शनाख्त भी नहीं बताते, और फिर ये मामला डिले हो जाता है। अक्सर लोग रिहा हो जाते हैं, या फिर कुछ लोग यहाँ पर डकैतियाँ कर वारदातें करके कुछ अरसे के लिए शहर से चले जाते हैं जहाँ उनका आबाई घर होता है, फिर कुछ अरसे के बाद वापस आते हैं, फिर उसी काम में लग जाते हैं। तो एक मुलजिम को पकड़ा गया जिसके ऊपर तकरीबन 2 करोड़ का इल्ज़ाम था कि उसने इतनी चोरियां और डकैतियां की, और ये मुलजिम जो है इसे पंजाब से पकड़ कर लेकर आए। भाई इसकी निशानदेही हुई थी, इसे पंजाब से पकड़ कर लेकर आए। जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, इसकी कोई तरदीद नहीं आई है, मीडिया रिपोर्ट्स ये आ रही है
कि बोर्ड बैसम के इलाके में से इसे रखा गया और इसे एक और थाने मुंतकिल करना था। उस थाने मुंतकिल करने के लिए जो इसके SIO था वो था शफकत, शफकत नाम है उसका। और मुलजिम थाने से मुंतकली के दौरान भाग गया। आप समझ रहे हैं, कहीं और नहीं, कराची शहर। एक मुलजिम कि जिसको पकड़ने के लिए, जिस पर डकैती का इल्ज़ाम, उसने अपने गुनाहों की बात की कि हाँ मैंने किया है, वो पंजाब से उसको पकड़ कर लाए और फरार हो गया। मतलब ड्रामा सीन चल रहा है ना। अब ये फरार एक ही जगह नहीं हुआ। अब आप सोचिए, आपको हैरत होगी कि फरार कहाँ कहाँ हुए। सही है, 11 अक्टूबर यानी कि आज से करीबन कोई 3 महीने पहले, 3.5 महीने पहले, अमेरिका से एक खातून आती है और वो खातून ओनिजा एंड्रियो रॉबिन्सन नाम है, रॉबिन्सन नाम है, आती है। और ये आती क्यों है? ये आती इसलिए है क्योंकि मेरे इलाके के एक लड़के के साथ उसको मोहब्बत हो गई होती है। मेरा इलाका इसलिए कह रहा हूँ कि ज़ाहिर है गार्डन में मैं रहता हूँ, मेरे एरिया में रहते हैं। तो वहीं पर एक लड़का था 19 साल का, निदाल अहमद मेमन। इंटरनेट पर उनको इनके साथ मोहब्बत हो गई और मोहब्बत होने के बाद ये निदाल अहमद मेमन साहब जो है, लड़का है, सही है, साहब कह रहा हूँ मैं उसको, ये वहीं रहता है। तो हुआ ये कि इसने बड़े मोहब्बत के झांसे वासे दिए इस खातून को। इस खातून की उम्र करीबन कोई 35 साल है, इनसे करीबन 15-16 साल बड़ी खातून है ये। इनको मोहब्बत की बातें की। अच्छा, लड़की ये जो खातून है इसके पहले ही शादी हुई थी, पहले इसके बच्चे भी थे। अब जब ये मोहब्बत की कहानियाँ इनकी हुई, खातून आ गई 11 अक्टूबर को यहाँ पर। उसने कहा कि हम यहाँ पर शादी करेंगे। मेरे घर वाले मान गए। जब खातून यहाँ पहुँची तो निदाल ने कहा कि भाई तुम कौन, मैं कौन, मेरे तो घर वाले नहीं मान रहे, मैं क्यों शादी कर सकता हूँ। सही है। अब मामला ये हुआ कि 3 महीने तक ये खातून यहीं पर रही। ऐसा कहा गया कि जनाब आप कुछ रास्ता निकालें। भाई कह रही है मैं तो उससे शादी किए बगैर जाऊंगी नहीं। सही। अब लोग तो यहाँ पर आपको पता है पागल हुए जाते हैं कि अमेरिकन लड़की से किसी की शादी हो जाए। खैर उसने मना किया कि जनाब मैं तो शादी किए बगैर जाऊंगी नहीं। अब ये इसको मना करते रहे। आज तारीख फिर मैं भूल जाता हूँ बार बार, 29 तारीख। अच्छा, डेट्स याद नहीं रहती ना, मैं असल में डेट याद नहीं रखता। तो 29 तारीख को सुबह के वक्त इसे एक एयरलाइन के ज़रिए एक भेजना था, जनाब इसको पकड़ के भाई तू जा। सही। इसको कहा कि जब जाए। अब फ्लाइट थी न्यूयॉर्क की। इसे रोका, इसे ज़बरदस्ती बिठाने की बातचीत की गई कि भाई तुम जाओ। लड़की नहीं मानी। 36 मिनट तक फ्लाइट लेट हो गई। 36 मिनट फ्लाइट लेट हो गई, जो बहुत बड़ा टाइम होता है अगर फ्लाइट के हिसाब से आप देखें। पाकिस्तान में तो लेट होना कोई मसला नहीं होता, लेकिन बहरहाल इंटरनेशनल फ्लाइट थी तो ज़ाहिर लेट हो गई। वो नहीं गई। सही है। बाद में इसे 15 ये बाहर निकली और बाहर निकलकर टैक्सी पकड़कर फिर कहीं निकल गई। सही है। अब हमारे यहाँ पर चाहे मफरूर मुलजिम हो या कोई मोहब्बत का मारे ये बाहर से आई हुई खातून हो, ये हत्थे नहीं चढ़ते। अगर हत्थे चढ़ जाए तो फिर फरार हो जाते हैं। अब वो निदाल जो है वो इसके हत्थे चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा वो एक अलग कहानी है, लेकिन कहानी कुछ और भी है। आज कल जो है वो बड़ी तनकीद की, ज़रा सा तनकीद सुन लेते हैं हम। पहले थोड़ी सी MQM पर और जमात इस्लामी पर तनकीद की थी मुर्तज़ा साहब ने। MQM वालों भाइयों, सॉरी यार, सॉरी मैं काम कर रहा हूँ, सॉरी ये मेरा शहर है यार। ये कटिंग वाला काम कब से शहर में चल रहा है? शहर में क्या होता था पहले, आज क्या हो रहा है? काम भी हम करें, पैसे वो लोग लें और फिर बरी जिम्मा हो जाए। ये जो बैनर शैनर अपने लगाते हैं ना, इसके पैसे कहीं और से लेके आए। SSGC को, के इलेक्ट्रिक को, PTCL को और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को, सबको खत जारी किया जा रहा है कि जमात इस्लामी वाले, अल्लाह इनको हिदायत दे सकता है, बिकॉज हिदायत से बालातर हैं वो लोग। अब MQM पर ये तनकीद ज़ाहिर है मुर्तज़ा वहाब इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि उनके चेयरमैन ने कल बड़ी तनकीद की थी। अच्छा, चेयरमैन ने कहाँ तनकीद की थी, ज़रा सा खबर देता हूँ और फिर मैं MQM लंदन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो तसादुम हो रहा है उस पर गुफ्तगू करते हैं। अब हुआ ये कि कल जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, मैंने इस पर पूरा शो किया है कि वहाँ पहुँचे जनाब, वो उन्होंने कराची के ताजिरों को बुलाया था। अब मैंने आपसे इस तरीके से कहा कि कराची के तकरीबन ताजिर वहाँ पर कसीदे पढ़ते रहे और उसमें से कुछ तो ऐसे हैं कि जो गवर्नर बनने के दौड़ में हर जगह पहुँच जाते हैं।
उन पर तो पीपल्स पार्टी वाले भी अक्सर बोल चुके हैं कि कुछ लोगों को यहाँ पर गवर्नर बनना होता है इसलिए, और कुछ लोगों को जो है वो निगरान सेटअप में आना होता है इसलिए वो इस तरह की बातें करते हैं। तो ये तो अक्सर पीपल्स पार्टी के लोग भी करते हैं। गवर्नर कामरान टेसोरी ने भी एक बार कहा था कि एक तो गवर्नर यहीं बैठा हुआ है, उस पर क्या नाम है, अहमद चुनाय पे ये बात कही थी उसने, उन्होंने कही थी, सही है। अब वो अहमद चुनाय पर उन्होंने बात कही थी, लेकिन अब वही तकरीबन लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। जाहिर है कसीदा गोई वो उधर भी करते हैं, इधर भी कसीदा गोई करते हैं। कराची के मसाइल पर बहुत कम बात हुई। एक साहब ने सिर्फ वहाँ पर थोड़ी सी कराची के हवाले से बात कही थी, इसके अलावा बाकी सब लोगों ने बात नहीं की। लेकिन उसमें जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं वो तो दामन झाड़ कर बैठ जाते हैं ना। 17 साल आपको हुकूमत को हो गए कराची शहर सिंध के अंदर। अब उन्होंने पहले इल्ज़ाम तो डाल दिया भाई आपका गैस का मसला है तो ये तो वफाक देगी नहीं कर रही है, आपका पानी का मसला है ये वफाक नहीं कर रही है। वही पुराना बहाना, वो इनका एक बड़ा मशहूर जुमला था ना बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का, कि क्या जुमला था इनका कि बारिश बहुत आता है तो पानी नहीं, पानी बहुत क्या था, बारिश बहुत आता है तो पानी बहुत आता है, कुछ बारिश बहुत आती है पानी कुछ आता है, कुछ ऐसा ही जुमला था। बहरहाल अगर आपको याद हो तो ज़रा कमेंट्स में लिख दीजिएगा। शानी को भी याद नहीं है, क्या था, शानी नहीं याद है, शानी मना कर रहा है नहीं याद है। अच्छा खैर, नुकता ये है कि बेसिकली ये प्रोग्राम हुआ क्यों और किस लिए हुआ। बहुत सारे ताजिर मुख्तलिफ जगहों पर आकर ये बात कर रहे थे कि जनाब कराची में अमन अमान सिस्टम के हवाले से बात कर रहे थे, सहूलियात के हवाले से बात कर रहे थे। पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी बात की गई थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अभी जब ये अतीक मीर, जो कि बड़े ताजिर तो नहीं है, ताजिर रहनुमा ज़रूर है, बड़े ताजिर तो वो है ना अकील करीम डेडी, आरिफ हबीब, अच्छा ये वो लोग हैं। इनमें से अक्सर पर अगर आप देखें ना तो इनके खिलाफ भी FIR है और इनके ऊपर करप्शन के भी इल्ज़ाम आते हैं। अच्छा वही लोग वहाँ पर बैठकर बोलते हैं कि जनाब हम, खैर अब क्या बात करें। अकील करीम डेडी साहब का भी रिकॉर्ड आपके सामने मौजूद है, बहुत सारे लोगों का नया नाज़माबाद का रिकॉर्ड भी आपके सामने मौजूद है, तो बहुत सारे लोगों के रिकॉर्ड, खैर मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। अब वही लोग जब जैसे आजकल मलिक रियाज जो है वो पाक दामनी की बात करे और कहे कि मैं रिश्वत नहीं देता, वो अलवाशिल मुर्तशी दोज़ख, सही ना, दोज़ख तो वो रिश्वत लेने वाला रिश्वत देने वाला दोनों दोज़ख में जाएगा। तो इसकी तो इससे तो खुद इकरार करता है कि हाँ मैं रिश्वत देता हूँ और सबूत है इसके सबके सामने मौजूद है, लेकिन जो है वो साहूकार बन जाते हैं। वो तो इतने अच्छे अच्छे उनके बयानात बात आते हैं। इसी तरीके से ये लोग भी हैं। खैर मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता इन लोगों पे कि कौन कौन लोग वहाँ था और कितने लोग थे, उन सब में बहुत तफसील से बात कर सकता हूँ। जितने लोग मौजूद थे उन सब के कौन कौन से बिल्डर्स और कौन कौन से थे। लेकिन दरहकीकत बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की पीपल्स पार्टी की हुकूमत के मुतालिक, क्योंकि ये लोग बारहा शिकायतें कर रहे थे पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को खुसूसी तौर पर, तो वहीं पर जब ये अतीक मीर वाला वाक़या हुआ तो अतीक मीर वाले वाक़े पे जिसमें जो उन्होंने कहा था कि जनाब मुराद अली शाह को आप रख लीजिए, मरियम को हमें दे दीजिए, बाद में उनको थोड़ा सा प्रेशर आया तो कहने लगे अल्लाह साईं मैं तो माफ़ी चाहता हूँ साईं, मैं तो साईं। इस प्रोग्राम के मुतालिक जब अतीक मीर की वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई, पाकिस्तान के TV चैनल्स की खबरों में आई, तो ये डिस्कस हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हलकों के अंदर के हमें ताजिरों पर एतमाद में लेना चाहिए। अब ये प्रोग्राम बड़ा अर्जेंट डिसाइड हुआ और अर्जेंट डिसाइड होने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को 2 दिनों के अंदर मूव करना था अमेरिका के लिए, और उन्हें उनका एक लंबा विजिट था। लंबा विजिट से मुराद 5-10 दिन का नहीं बल्कि महीने तक, 20-25 दिन, महीने तक का इनका विजिट था, एक लंबा विजिट था उनका। तो इसलिए तय किया गया कि जनाब इसे फौरी तौर पर किया जाए। ये फौरी करने की ड्यूटी जो है वो, और इसीलिए इसको बिलावल हाउस के बिल्कुल बराबर के जो लॉन है उसमें फौरी तौर पर रखने की फैसला किया गया कि यहीं पर रख लेते हैं बिलावल हाउस के करीब ही। और इसमें जो दावतनामे दिए गए उसमें कुछ लोगों का बड़ा अहम किरदार है, और उसमें शर्जील इनाम मेमन साहब, नासिर हुसैन शाह साहब, इन 2 लोगों का बड़ा किरदार कह रहा हूँ तकरीबन गुजरा मौजूद थे। तो जो लोग ये समझ रहे थे कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की शर्जील इनाम मेमन साहब से कोई मामला ख़राब है, और मैंने आपको बार बार कहा था कि मामला ख़राब नहीं, उनके मामला बहुत अच्छे हैं इस वक्त, तो ये वाज़ेह तौर पर नज़र आया कि इन लोगों ने, नासिर हुसैन शाह साहब ने बहुत सारे लोगों को फ़ोन किया कि जनाब आप लोग को लाजमन आना है। जो बड़े बड़े नाम थे, जो शर्जील इनाम मेमन साहब हैं, उनकी तरफ से कॉल्स की गई। अच्छा अब वहाँ पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, क्योंकि मैंने कहा कि वो उनका एक अपना तरीक़ेकार है, उन्होंने तमाम इल्ज़ामात जो है वो वहाँ की हुकूमत पर डाल दी, और जो बकाया चीज़ें रह गई थी वो MQM पर डाल दी। कहते कि MQM के ज़माने में, MQM का नाम तो उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने कहा कि जनाब हमारी हुकूमत से पहले यहाँ पर भत्ताखोरी और ये कुछ सारे मामला थे। अब ज़ाहिर है उन्होंने बिलवास्ता या बराह रास्त आप इसको समझिए कि MQM पर हिट किया था, MQM पर हिट किया था। 2008 से पहले जिस तरीके से ये शहर चलता था, मुल्क अपनी जगह, जिस तरीके से ये शहर चलता था वो भी तारीख का हिस्सा है। और आज अगर
आपसे एक्सटॉर्शन नहीं मांगा जा रहा है, अगर आपको जिंदगी की धमकियां नहीं दिया जा रहा है, अगर आपके इंडस्ट्रीज को हर हफ्ता जबरदस्ती बंद करके तमाम मजदूरों को सियासी जमातों के जलसे में शरीक करना और स्ट्राइक्स में शरीक करना बंद हो चुका है, तो उसमें थोड़ा सा, इतना सा किरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। और जाहिर अब एमक्यूएम को उसका जवाब देना चाहिए था। अब कौन सी एमक्यूएम इसका जवाब देती कि जनाब वो कह रहे थे कि यहाँ पर भत्ताखोरियाँ होती थी, बोरियों पर। अब तो ऐसा नहीं है। अच्छा, हैरत की अंगेज बात है कि 2008 से लेकर 2013 तक यही एमक्यूएम, जिसको भी आप नाम ले रहे हैं, क्योंकि उस वक्त तो सारी एमक्यूएम एक ही थी ना, मुस्तफ़ा कमाल भी उसी तरफ थे, उसी छतरी के साए थे, आसिफ दरी साहब के कसीदे पढ़ा करते थे कि जनाब उन्होंने कितना फ़ंड मुझे दिया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी उसी एमक्यूएम में थे, फारूक सत्तार साहब भी उसी एमक्यूएम में थे, और एमक्यूएम में अल्ताफ़ हुसैन साहब उसके बानी हुआ करते थे। अब जब उन्होंने बिलवास्ता या बराह रास्त जब उन्होंने तनकीद की तो वफाकी हुकूमत की तरफ से तो कोई जवाब नहीं आया, लेकिन ज़ाहिर अब एमक्यूएम तो कोई ना कोई जवाब देती है। अब एमक्यूएम पाकिस्तान तो अपने आप को साफ कर देती है, यानी कि जो उस ज़माने के सारे तरक्याती काम हुए उस सब का जिम्मेदार कौन? मुस्तफ़ा कमाल। देखिए, उस ज़माने के जो सारे अच्छे काम हुए उसका जिम्मेदार कौन? फारूक सत्तार। उस ज़माने के जो अच्छे सारे काम हुए कौन? खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। और जो जितने बुरे काम हुए किसने किए? उधर की। यही होता है यार, हम तो हमने तो किया ही नहीं। अच्छा खैर, तो अब जब ज़ाहिर फिर जवाब भी वहीं से आना था, तो इस वक्त एमक्यूएम लंदन के जो मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी साहब हैं, उन्होंने फिर एक धुआंधार वीडियो बनाई और उन्होंने कहा, उन्होंने बड़ी कड़ी तनकीद की कि जनाब ये जो इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं, तो ये इस वक्त जो किडनैपिंग्स हो रही है और जो सारे मामलात हो रहे हैं और ये क्या है। तो धुआंधार तकरीर वहाँ से हुई है और तवक्को ये की जा रही है कि आइंदा चंद घंटों के अंदर या उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमा एक धुआंधार बयान जो है वो अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से या एमक्यूएम लंदन के हवाले से भी देने वाले। ये इतलात मेरे पास मौजूद है कि जिस तरह का, और वो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी साहब की जो जवाबात दिए गए। कराची के ताजरों को, सनतकारों को, दुकानदारों को बाकायदा खुलेआम उस पीपल्स अमन कमेटी गैंगवार की जानिब से भत्ते की पर्चियां दी जाती थी। उन्हें डराने धमकाने के लिए पर्चियों के साथ गोलियां भेजी जाती थी, उनके बच्चों को अगवा किया जाता था, और जो ताजिर, दुकानदार, सनतकार पैसे ना दे, उन पीपल्स पार्टी को भत्ता ना दे, उसकी दुकानों पर हमले किए जाते थे। दुकानदारों को कत्ल किया गया, कितने ही दुकानदारों को। उन्होंने कहा, उन्होंने इस वक्त उस पर कड़ी तनकीद। अच्छा, इस वक्त क्योंकि एमक्यूएम पाकिस्तान, तो मैंने कहा ना कि जिस तरीके से वो सारे अच्छे मामला थे उसको अपने सर लेती है, और पीपल्स पार्टी से वो वैसे भी इस वक्त बराह रास्त तहद पे नहीं आना चाहती। यहाँ तक कि सांगड़ वाले मसले पर मैंने कई दिनों से मैं बात कर रहा था, अब तक मसला नहीं हुआ। आज कहीं जाकर जो है वो उस पर एमक्यूएम का बयान आया, एमक्यूएम पाकिस्तान का स्टेटमेंट आया, अपने आप को इशूज़ से उन्होंने बहुत ज़्यादा इर्रेलेवेंट कर दिया है। एमक्यूएम पाकिस्तान इस वक्त इशूज़ की पॉलिटिक्स नहीं कर रही है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं, अगर कमरान टेसोरी साहब कहीं ना कहीं इन हो जाते हैं तो वो हो जाते हैं, वरना वो भी ज़ाहिर कमरान टेसोरी साहब आमतौर पे वायरल चीज़ों के साथ वायरल होना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वहाँ इन हो जाते हैं। लेकिन बाकी जो एमक्यूएम है वो मेन इश्यूज़ जो उस वक्त चल रहे होते हैं और जिन पर बात करनी चाहिए थी उससे अपने आप को दूर रखती है। तो अब ये एक मामला शुरू हो चुका है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्सेस एमक्यूएम लंदन। जबकि बड़ी बात यह कि अभी पिछले दिनों जो वो 6 कैनाल का मसला सिंध के हवाले से चल रहा है, जिसमें पीपल्स पार्टी ने भी स्टैंड लिया हुआ है, उस पर एमक्यूएम लंदन ने कुछ हद तक सिंध के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की तरफ भी बात की थी कि जनाब ये सिंध में जो ये नदियों का मसला हो रहा है, ये जो पानी का मसला हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन खैर, ये एक तसादुम की कैफियत फिर बढ़ रही है इन दोनों के दरमियान। बयानात का ही सिलसिला है। अब ये बयानात ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी कोई ना कोई बयान आएगा, यहाँ से भी बयानात का सिलसिला होगा, तो बयानात का सिलसिला चलता रहेगा। आगे आगे देखिए होता है क्या। अब तक की ये बड़ी बड़ी खबरें थी। फारूक सत्तार साहब उम्मीद है कि कल आ जाएंगे तो मामलात हल हो जाएंगे, लेकिन दिल्ली दूरस्थ। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।